हेलो इंटेलेक्चुअल्स, आज की बुक समरी जो आपके लिए लेकर आया हूँ वह है मार्क मैनसन द्वारा लिखी गई बुक द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग ए फक। यह बुक आपको जरूरी और गैर जरूरी के बीच चयन में स्पष्टता देगी। आपका नजरिया इससे और स्पष्ट होगा। यह आपको अपनी जिंदगी की कमान अपने हाथ में लेकर जरूरी चीजों का चयन सिखाएगी। चलिए फिर बात करते हैं इस बुक के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में। खुशी एक समस्या है। क्या आपको नहीं लगता जिंदगी अपने आप में एक यातना है? धनी अपने धन की वजह से तकलीफें झेलते हैं, गरीब अपनी निर्धनता के कारण, बिना परिवार के लोग परिवार के लिए तरसते हैं और परिवार के साथ रहने वाले लोग परिवार से ही परेशान होते हैं। हाँ, यह नहीं कहा जा सकता कि सभी तकलीफें बराबर होती हैं। कुछ तकलीफें यकीनन ज्यादा दर्दनाक होती हैं, लेकिन हम सभी किसी न किसी रूप से पीड़ित तो हैं ही। तो फिर बात यह आती है कि हम खुश कैसे रहें। इस पर मैनसन बोलते हैं, खुशियां समस्याओं के समाधान से आती हैं। समस्या जिंदगी का अभिन्न अंग है, इससे हम किसी भी प्रकार से बच नहीं सकते। समस्याएं कभी खत्म नहीं होती, वो सिर्फ अपना रूप बदल लेती हैं या पहले से और भयानक हो जाती हैं। फिर तो हमारे पास एक ही रास्ता है, या तो खुशियों को भूल जाएं या फिर अपनी समस्याओं का समाधान करें। क्योंकि खुशियों के लिए संघर्ष करना पड़ता है, ये परेशानियों से अंकुरित होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, लोगों को बढ़िया फिगर चाहिए, लेकिन वो आपको तब तक नहीं मिल सकता जब तक आप उसके लिए घंटों जिम में पसीना बहाने को तैयार न हो। लोग अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आप सफल उद्यमी तब तक नहीं बन सकते जब तक आप रिस्क लेना, फेलियर को झेलना नहीं सीख जाते। आपकी सफलता का निर्धारण इससे नहीं होता कि आप किस चीज में मजे लेना चाहते हो, बल्कि आपके संघर्ष और समस्याओं को सॉल्व करने से होता है। आप कौन हो, इसका फैसला आपके द्वारा चुने हुए संघर्ष करते हैं। जो नेक्स्ट चैप्टर है वह है आप स्पेशल नहीं हैं। अपने बारे में अच्छा महसूस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि आपके पास अच्छा महसूस करने का कोई कारण न हो। हम में से अधिकांश लोग ज्यादातर कार्यों में औसत ही हैं। अगर आप किसी एक काम में खास हैं तो दूसरे कार्यों में औसत या उससे भी नीचे हो सकते हैं। यह जिंदगी का स्वभाव है। किसी भी कार्य में खास बनने के लिए आपको बहुत सा समय और ऊर्जा उसी काम में लगाना पड़ता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह असंभव है कि कोई इंसान अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में गजब का प्रदर्शन करे। अक्सर अच्छे बिजनेसमैन निजी जीवन में मात खा जाते हैं, बेहतरीन खिलाड़ी अंदर से खोखले होते हैं। बहुत से सेलिब्रिटीज अपनी जिंदगी के बारे में उतने ही दिशाहीन होते हैं जितना कि उनके प्रशंसक। तो मेरी मानिए, लाइफ में लोड लेना बंद करिए और किसी एक चीज पर फोकस करिए, ना कि सभी क्षेत्रों में। एक्चुअली हमें बचपन से सिखाया जाता है सभी चीजों में अच्छा बनने का, इसलिए हमारा एजुकेशन सिस्टम भी हमें सभी सब्जेक्ट में अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद करता है, और यही आदत हमें जीवन भर कुछ बड़ा नहीं करने देती। अगर बात करें नेक्स्ट चैप्टर की, वह है आप हमेशा चयन कर रहे हैं। कल्पना कीजिए कि किसी ने आपकी कनपटी पर बंदूक रख दी है। वह आपको 5 घंटों में 26 मील दौड़ने को कह रहा है, नहीं तो वह आपको और आपके पूरे परिवार को मार देगा। कितनी विकट स्थिति है। अब कल्पना कीजिए कि आपने महीनों प्रैक्टिस किया और अपना पहला मैराथन पूरा किया। फिनिशिंग लाइन पर खड़ा आपका परिवार और आपके दोस्त आपकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। यह संभवतः आपके जीवन का सबसे अच्छा पल हो सकता है। दूरी वही 26 मील की है और दोनों हालातों में दौड़ने वाला एक ही इंसान है। लेकिन जब आप आजादी से चुनते हैं और इसके लिए तैयारी करते हैं तो यह आपकी लाइफ में गौरव का एक पल बन जाता है। लेकिन जब यह आप पर आपकी मर्जी के बिना थोपा जाता है तो यही आपके जीवन का सबसे भयानक और दर्दनाक अनुभव बनकर रह जाता है। किसी समस्या का तकलीफ दे या ताकतवर बनने के पीछे सिर्फ एक ही अंतर होता है कि हम उसे किस तरह से लेते हैं और हम उसके प्रति कितने जिम्मेदार होते हैं। जब हमें महसूस होता है कि हम खुद अपनी समस्याओं का चयन कर रहे हैं तो हम खुद को सक्षम महसूस करते हैं और उसको आनंदपूर्वक करते हैं। जब हमें लगता है कि समस्याएं हम पर बिना हमारी मर्जी के थोप दी गई हैं तो हम पीड़ित और असहाय महसूस करते हैं। इस पर एक कहानी बहुत फेमस है, विलियम जेम्स की। एक धनी और नामी परिवार में पैदा होने के बावजूद जेम्स शुरू से ही कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहा था, जिसकी वजह से वह अपना ज्यादातर समय घर पर ही गुजारता था। उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे और स्कूल में भी उसका प्रदर्शन विशेष रूप से अच्छा नहीं था। विलियम ही परिवार की कमजोर कड़ी था। यह देखकर उसके पिता बहुत परेशान रहते थे। उन्होंने अपने संपर्कों का उपयोग करके उसका एडमिशन हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में करा दिया, लेकिन जेम्स को वहां भी शांति नहीं मिली और कुछ साल बाद मेडिकल स्कूल भी छोड़ दिया और अपने पिता की नाराजगी से बचने के लिए अमेजन रेन फॉरेस्ट के एक अभियान में अपना नाम लिखवा दिया। बट उसे इस अभियान में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि उसके मरने तक की नौबत आ गई थी उसके स्वास्थ्य की वजह से। अभियान के बाकी सदस्य उसे छोड़कर आगे बढ़ गए थे। उसे वापसी का रास्ता भी नहीं पता था, लेकिन किसी तरह वह वापस न्यू इंग्लैंड तक पहुंचा, जहां उसका स्वागत उसके निराश पिता ने किया। जिंदगी में मिले हर फायदे और अवसर को गंवाकर वह बहुत हताश हो गया और अपनी जान लेने की योजनाएं बनाने लगा। एक रात दार्शनिक चार्ल्स पियर्स का आर्टिकल पढ़कर एक छोटा सा प्रयोग करने का निर्णय किया। अपनी डायरी में उसने लिखा, 1 साल वह पूरी तरह यह मानकर बिताएगा कि
उसके जीवन में जो कुछ भी हुआ है उसका जिम्मेदार केवल वही है। आज के बाद इस हालत को सुधारने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा वह करेगा, भले इसमें वह जितनी भी असफल क्यों न रहे। इसके बाद विलियम जेम्स अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक बन गया। वह हार्वर्ड में भी पढ़ाने गया। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमारे साथ जो होता है अक्सर हमारा उस पर नियंत्रण नहीं होता, लेकिन उस घटना को हम कैसे लेते हैं और उस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं यह हमेशा हमारे नियंत्रण में होता है। लेकिन आजकल तो एक अलग फैशन चल रहा है, वह है पीड़ित होने का फैशन। बदकिस्मती से इंटरनेट और सोशल मीडिया का एक साइड इफेक्ट है कि लोग आजकल इसका उपयोग अपने साथ होने वाले नाइंसाफी का सार्वजनिक प्रदर्शन करने के लिए खूब उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि इसमें लोगों को सहानुभूति और अटेंशन मिलता है। पीड़ित होने का फैशन राइट और लेफ्ट दोनों तरह की विचारधाराओं के प्रचलन में है। मानव इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हो रहा है जब जनसंख्या का हर समूह खुद को अनुचित रूप से हालात का शिकार मान रहा है। सबको महसूस हो रहा है कि उसे किसी न किसी रूप से दबाया जा रहा है, इसलिए उसे अपना गुस्सा जाहिर कर लोगों को ध्यान आकर्षित करने का हक है। वर्तमान मीडिया ऐसी प्रतिक्रियाओं को न सिर्फ बढ़ावा देता है बल्कि उन्हें स्थिर बना देता है, क्योंकि यह उनके बिजनेस के लिए अच्छा है। असली मुद्दों और असली कहानियों को कवर करने की बजाय मीडिया के लिए ज्यादा आसान है किसी को हाथ पाकर उसकी कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाकर लोगों में उत्तेजना पैदा की जाए, और इस बीच सबका ध्यान वास्तविक सामाजिक मुद्दों से हट जाता है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि आज हम ध्रुवीकृत के शिकार होते जा रहे हैं और इसके परिणाम हमें दंगों के रूप में दिख रहे हैं। आज की शोरगुल दुनिया में लोकतंत्र के आदर्शों पर टिके रहना बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन हम सबको जिम्मेदारी स्वीकार कर सुधार की उम्मीद तलाशनी चाहिए। उसी से एक अच्छे समाज का निर्माण हो। नेक्स्ट चैप्टर जो है वह है असफलता आगे बढ़ने की राह है। जब पाब्लो पिकासो वृद्ध हो गए थे तो वे स्पेन के कैफे में बैठकर इस्तेमाल किए हुए नैपकिन पर कुछ बना रहे थे। वह हर चीज से बेखबर थे, बस उस पल अपने काम में मग्न थे। खैर, एक महिला दूर से बैठे हुए उन्हें आश्चर्य से देख रही थी। जब कुछ समय बाद पिकासो की काफी खत्म हो गई और वे उस नैपकिन को फेंकने के लिए मोड़ कर उठे, उस महिला ने उन्हें रोका और कही, क्या मैं उस नैपकिन को ले सकती हूँ जिस पर आपने अभी ड्राइंग की? मैं आपको उसकी कीमत भी दूंगी। बिल्कुल, पिकासो ने जवाब दिया, $20,000। वह महिला ऐसे चौंकी मानो पिकासो ने उस पर ईंट फेंक कर मार रही हो। क्या आपको वह बनाने में कोई 20 मिनट लगे होंगे? नहीं मैम, पिकासो ने कहा, उसे बनाने में मुझे 60 साल से भी ज्यादा का समय लगा है। उन्होंने उस नैपकिन को जेब में रखा और कैफे से निकल गए। किसी चीज में सुधार आपकी हजारों छोटी छोटी असफलताओं पर आधारित होती है। अगर कोई आपसे किसी चीज में बेहतर है तो यकीनन वह उसमें आपसे ज्यादा बार फेल हुआ होगा। याद करिए, आपने बचपन के दिनों में जब आप चलना या बोलना सीखते हैं तब आप कई बार फेल होते हैं, फिर भी पेरेंट्स आपसे बार बार कोशिश करने के लिए बोलते हैं। बट वही पेरेंट्स जब हम बड़े हो जाते हैं और फेल होते हैं तो ताने मारते हैं। यकीनन इसमें ज्यादा योगदान हमारी एजुकेशन सिस्टम का होता है, जहाँ बड़े पैमाने पर बच्चों को उनकी परीक्षाओं के माध्यम से जांचा जाता है और अच्छा नहीं करने पर सजा भी मिलती है, और जिसकी वजह से हम असफलता से डरने लगते हैं। हम पूरी तरह से उसी चीज में सफल हो सकते हैं जिसमें हम असफल होने के लिए तैयार हों। असफलता से आप पीड़ा या दर्द का अनुभव करते हैं जो आपको एक बेहतर इंसान बनाती है। आप सोच रहे होंगे कैसे? 1950 के दशक में मनोचिकित्सक दाब्रोवस्की ने द्वितीय विश्व युद्ध में बचे हुए लोगों पर शोध किया। उसे कुछ कमाल की बात पता चली। काफी लोगों का मानना था कि युद्ध के अनुभव में उन्होंने काफी दर्द और तकलीफें सही थी, लेकिन उस अनुभव ने उन्हें बेहतर, ज्यादा जिम्मेदार और हाँ, पहले से ज्यादा खुश रहना सिखाया था। अक्सर हमारे नजरिए में सबसे बड़ा परिवर्तन तब होते हैं जब हमारे बुरे पल खत्म होने के कगार पर होते हैं, जब हम गहन पीड़ा से गुजरते हैं। तभी अपने आदर्शों पर सवाल उठाते हैं कि उन्होंने हमें असफल क्यों होने दिया। हमें किसी बड़ी सफलता को हासिल करने के लिए किसी बड़े संकट से गुजरना पड़ता है। अब आपको जो प्रिंसिपल सफल बनाएगा किसी भी काम में, वह है कुछ करो का सिद्धांत। हम सभी के मन में हजारों आइडियाज आते रहते हैं और चले जाते हैं। जब हम किसी आइडिया पर विचार करते हैं तो हम एक्शन लेने के बजाय एनालिसिस में लगे रह जाते हैं। इस काम को कई लोगों ने किया और फेल हो गए, मैं कैसे सक्सेस पाऊंगा? इसमें टाइम बहुत लगेगा, अगर फेल हो गया तो क्या होगा, और फिर क्या? यही सोचते सोचते हम आइडिया को ही ड्रॉप कर देते हैं। इस पर राइटर बोलते हैं, हमें कुछ करो को सिद्धांत को फॉलो करना चाहिए। जब आप किसी भी काम में एक स्टेप लेते हैं तो ऑटोमेटिक दूसरे स्टेप का रास्ता बन जाता है और आप खुद को मोटिवेट फील करते हैं। किसी ने खूब कहा है, कोई भी काम तब तक कठिन है जब तक पहला स्टेप न लिया गया है। फिर क्या, जो भी आपने एम बनाया है उसके तरफ कदम बढ़ाने का जो बेस्ट टाइम है वह आज है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह समरी आपके सक्सेस जर्नी को बहुत हद तक आसान बनाएगी। अब आपकी बारी है हमें मोटिवेट करने की। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करें।
इतना तो आपसे मैं उम्मीद कर ही सकता हूँ। तो मिलते हैं नई वीडियो में एक नई समरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।